ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम धमाके के बाद अब बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख आज नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। उधर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के बाद गुजरात की बीजेपी सरकार को भी लपेट लिया है। उन्होंने ड्रग्स का गुजरात एंगल उठा दिया है। सवाल उठता है, कहीं ड्रग्स का खेल गुजरात से तो नहीं चल रहा? जब सारी खेप गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, पूरी तरह से एनसीबी का जो प्रचार तंत्र है वो लोगों का ध्यान फिल्म अभिनेताओं की तरफ ले जा रही है और गुजरात के समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पे ड्रग भारत में आ रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स कांड से शुरू हुई महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब गुजरात तक आ पहुंची है। जब सारी खेप गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है, तो डीजी एनसीबी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, इसकी गहराई से जांच करेंगे और गुजरात ड्रग कनेक्शन क्या है ये देश के सामने लाएंगे। पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई और अब द्वारका में 66 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। बस इसी के सहारे नवाब मलिक ने आरोपों का तीर गुजरात की तरफ घुमा दिया कि मुंद्रा के बाद द्वारका में भी 350 करोड़ के ड्रग पकड़े गए। ये योगा योग है क्या? मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, केपी गोसावी, सुनील पाटिल, ये सभी लोग लगातार अहमदाबाद के नोवाटेल और 5 स्टार होटलों में रुकते रहे। गुजरात के मंत्री किरीट सिंह राणा जी के उनकी करीबी है। कहीं ड्रग का खेल गुजरात से तो नहीं चल रहा है? नवाब मलिक के आरोपों पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में ड्रग्स को पकड़ा गया, लेकिन मुंबई में ड्रग्स का कारोबार बेखौफ तरीके से चल रहा है। ड्रग माफिया सज्जाद अब तक किसके इशारों पर मुंबई में बेखौफ होकर ड्रग्स का कारोबार चला रहा था, इसकी जांच करवाइए। गुजरात पुलिस पर मुझे गर्व है कि उन्होंने गुजरात में ड्रग्स घुसने से पहले पकड़ लिया है। नवाब मलिक के आरोपों पर गुजरात सरकार में राज्य मंत्री किरीट सिंह राणा ने कहा है कि मैं कभी ड्रग्स आरोपी से नहीं मिला, पता नहीं वे कब मिलने आए और फोटो खींचे। हम गुजरात में ड्रग्स माफियाओं को पकड़ते हैं। वहीं नवाब मलिक के आरोपों को लेकर गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने नवाब मलिक के संस्कारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मोदी जी जो बता रहे हैं उस कठेरे में तो नवाब मलिक, उसका संस्कार, कांग्रेस का संस्कार, उसका मिलना जुलना देशद्रोही के साथ, जिसको फांसी मिली थी उसको बिरयानी देना, उसको फांसी न मिले, इस तरह से कांग्रेस का शासन यूपीए में था, तब क्यों वो देशद्रोही को फांसी नहीं मिली? क्यों वो रोकने की कोशिश की? कौन सा कनेक्शन पाकिस्तान के साथ? हम तो सामने से बोलते हैं कि अगर कोई आरोप साबित हो तो वो बताए, उसकी जांच हो। हमारा नेता बिल्कुल उसमें कहीं मिले हुए नहीं है, हमारा संस्कार भी नहीं है। यानी अब इस पूरे मामले में गुजरात भी आ गया है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन नवाब मलिक इशारों में ड्रग्स के कारोबार में बीजेपी नेताओं की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। मलिक का आरोप है कि बीजेपी का नेता मनीष भानुशाली आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त समीर वानखेड़े के साथ था। धवन भानुशाली उसका भाई है। नवाब मलिक पहले ही देवेंद्र फडणवीस से दोनों की करीबी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं किरण गोसावी आर्यन केस में वसूली के आरोप में भी घिरा है, तो सुनील पाटिल रेड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि सुनील पाटिल का संबंध एनसीपी से होने का आरोप बीजेपी नेता मोहित काम्बोज ने लगाया था, लेकिन मलिक ने इससे इनकार किया है। अब इन सब का अहमदाबाद से क्या कनेक्शन है, ये आपको बताते हैं। गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में बताया था 27 सितंबर 2021 को इनोवा से गोसावी अहमदाबाद गए। मुझे वाशी में ही रहने को कहा। सुनील पाटिल ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात की पुष्टि की थी कि भानुशाली और गोसावी से उसकी मुलाकात अहमदाबाद के होटल में हुई थी और उनकी गुजरात के नेताओं से अच्छी पहचान है। 1 तारीख को मनीष भानुशाली, मैं और किरण गोसावी वहाँ पे एक ऑल ईलोगिया होटल में रुके थे। कहाँ पे? ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में। मनीष भानुशाली ने 8 बजे बोला कि भाई नीरज यादव ने मनीष भानुशाली को फोन किया। अब भाव के साथ है तो बोलता है एक टिप आई है मुंबई में कार्डेला क्रूज पे एक बड़ी पार्टी होने वाली, ड्रग्स पार्टी होने वाली। मनीष भानुशाली के वहाँ पे काफी संबंध है मिनिस्टर लोगों से, तो मुझे मिलाता भी था, हम लोग बात भी करते थे का वहाँ पे।
अब सवाल ये है कि मनीष भानुशाली, गोसावी और सुनील पाटिल क्या अक्सर अहमदाबाद जाते थे? अगर हाँ तो क्यों? क्या इन तीनों का ड्रग्स के कारोबार से कोई कनेक्शन है, जैसा आरोप मलिक लगा रहे हैं? और क्या फिल्मी सितारों के जरिए ड्रग्स के कारोबार से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? एनसीबी का जो प्रचार तंत्र है वो लोगों का ध्यान फिल्म अभिनेताओं की तरफ ले जा रही है और गुजरात के समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पे ड्रग भारत में आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता मोहित काम्बोज का आरोप है कि भानुशाली, गोसावी और पाटिल का कनेक्शन बीजेपी के बजाय एनसीपी से है। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। अब कौन किसके साथ है, कौन ड्रग्स को बढ़ावा दे रहा है, या ये सब सिर्फ सियासी आरोप है? लेकिन इतना तय है कि कभी जाली नोट के बहाने तो कभी दाऊद कनेक्शन के जरिए एक दूसरे पर आरोपों के बम चलाए जा रहे हैं। इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। 2017 तक लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। ड्रग्स की लड़ाई पहले नवाब मलिक वर्सेस एनसीबी बनी, फिर मलिक के लपेटे में देवेंद्र फडणवीस आए। इसके बाद दाऊद से लेकर मुंबई बम ब्लास्ट के एंगल से होते हुए ये जंग जाली नोटों के सियासी कनेक्शन तक पहुंची। लेकिन अब नवाब मलिक ने सीधे सीधे बीजेपी और गुजरात सरकार पर निशाना साधा है। और गुजरात पर निशाने का क्या सियासी मतलब है, उसका निशाना किस तरफ है, ये समझना मुश्किल नहीं है। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस के बाद से राजनीति में जांच के धमाके हो रहे हैं। अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच भी शुरू कर दी है और दिलचस्प ये है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मंत्री नवाब मलिक के अधीन आता है। वही नवाब मलिक जो लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जांच एजेंसी के बहाने महाराष्ट्र में खेला हो रहा है? ये तस्वीरें पुणे में ईडी के छापे की है और ये तस्वीरें औरंगाबाद में ईडी के छापे की। सिर्फ इन दोनों जगहों पर नहीं, कुल 7 जगहों पर ईडी ने वक्फ बोर्ड के ठिकानों पर छापेमारी की। वक्फ बोर्ड में धांधली की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने छापेमारी को अंजाम दिया। वक्फ बोर्ड की जगह पे रिजर्वेशन करके 2 लोगों का ट्रस्ट था, वो 2 लोगों ने बोगस ट्रस्ट बनाया और बोगस ट्रस्ट बना के उसके ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन देके अपने नाम पर वो पैसा जमा करने के लिए कोशिश की। महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के अधीन आता है, इसीलिए उन्हें तुरंत सफाई देने आना पड़ा। कुछ पत्रकारों ने जानकारी मुझे दी कि वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे पड़े हैं। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े। जो हमें उड़ती खबरें टेलीविजन के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं, ये जानकारी उड़ती हमें आई है। मुसलमानों की भलाई के लिए दी गई जमीन या संपत्ति वक्फ कहलाती है। वक्फ बोर्ड का काम इससे होने वाली आमदनी का हिसाब रखना है। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के पास कुल 23,566 प्रॉपर्टी हैं। बोर्ड के पास 37,330 हेक्टेयर की जमीन है। वक्फ बोर्ड की 1,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है। बोर्ड से जुड़े ट्रस्ट इस जमीन को किराए पर भी दे सकते हैं। इस किराए में भी गड़बड़ झाले का आरोप लगता है। उदाहरण के लिए भुवनेश्वर में एक प्रॉपर्टी को इंडियन ऑयल को सालाना 2,55,000 के किराए पर दिया गया, जबकि इससे पहले इसी प्रॉपर्टी पर सिर्फ 2,500 रुपए किराया मिलता था। आरोप लगता है कि सस्ते किराए के नाम पर बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। नवाब मलिक का दावा है करीब 30,000 संस्थाएं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से जुड़ी हैं और ईडी को इनकी जांच करनी चाहिए। लेकिन सवाल ईडी की टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। ईडी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ छापेमारी ऐसे वक्त में की है जब नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बीजेपी नेताओं पर हमलावर हैं। छापों के बाद नवाब मलिक ने फिर हमला बोला, कहा यूपी के शिया वक्फ बोर्ड और उनके अध्यक्ष वसीम रिजवी के कारनामों पर भी नजर डालें। हमारे क्लीन अप अभियान में
ईडी का सहयोग मिल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ईडी वाले को ये भी कहते हैं कि लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के लिए वहां के शिया कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था, सीबीआई को दी गई है। वसीम रजा के भी लफड़े हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान देने का काम करें। पूरी तरह से हम आपका सहयोग चाहते हैं और 30,000 मामले आपको देंगे। ईडी की कमान केंद्र के अंतर्गत आती है, जो वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच कर रही है। एनसीबी भी केंद्रीय एजेंसी है, जिसकी एसआईटी ने कल गवाह प्रभाकर सैल से पूछताछ की। ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में एनसीबी की ही विजिलेंस टीम जांच कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के अधीन आती है। मुंबई पुलिस की एसआईटी क्रूज ड्रग्स केस की जांच में लगी है। मुंबई पुलिस SC/ST मामले में भी जांच कर रही है। कल ही मुंबई पुलिस ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े का बयान दर्ज किया। वानखेड़े ने जाति पर सवाल उठाए जाने को लेकर शिकायत की थी। क्या आर्यन खान आज एनसीबी अधिकारियों के सामने पेश होंगे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले 5 दिनों से एनसीबी अधिकारी बयान दर्ज कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आर्यन अभी तक पेश नहीं हुए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान का इंतजार लंबा होता जा रहा है। एनसीबी की एसआईटी इस मामले में आर्यन से दोबारा पूछताछ करना चाहती है। इस बारे में आर्यन को रविवार को ही समन भेजकर तलब किया गया था, लेकिन आर्यन की तरफ से उनके वकील ने तबीयत खराब होने की बात कहकर कुछ वक्त मांगा था। तब से हर रोज एनसीबी के अधिकारी उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आर्यन एनसीबी के सामने नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन आज आर्यन को एनसीबी के सामने हाजिर ही होना होगा, क्योंकि उनकी जमानत की शर्तों में एक शर्त ये भी थी। आइए एक बार वो शर्त देख लेते हैं जिनके आधार पर आर्यन को जमानत मिली है। आर्यन को एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार हाजिरी देनी होगी। सोशल मीडिया में जांच से जुड़ी बातें शेयर करने पर पाबंदी। कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते। पासपोर्ट NDPS कोर्ट में जमा कराना होगा। एनसीबी के बुलाने पर पूछताछ के लिए आना होगा। गवाहों पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे। सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। तो आज शुक्रवार है और इस लिहाज से आर्यन को आज हर हाल में एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि इससे जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और इसका असर उनकी जमानत पर भी पड़ सकता है। जमानत की एक शर्त पूछताछ पर बुलाए जाने के लिए आने की थी। वो शर्त भी वो 5 दिन बाद भी पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अगर वो आज पेशी पर आते हैं तो उनसे एसआईटी के अधिकारी भी पूछताछ कर बयान दर्ज करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।